जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि जो बाबा साहब के विचार हैं वो पूरी दुनिया में फैल सके, पूरे देश में फैल सके और लोगों को बाबा साहब के विचार से और हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो महामानव हुए हैं उनके विचारों से लोग अवगत हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप उसको देख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, इस जो चैप्टर है उसमें जो मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दे दूं तो बाबा साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग जो कास्ट सिस्टम है वो इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये ब्लड ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए कास्ट सिस्टम बनाया गया है। मतलब जो जाति प्रथा है वो रक्त की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, ताकि क्योंकि अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होंगी ही नहीं तो जो ब्लड मिक्सिंग है, ब्लड मिक्सिंग मतलब उसको पुराने जमाने में ब्लड मिक्सिंग बोलते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है जेनेटिक मिक्सिंग। जेनेटिक इंटरमिक्सिंग होगी ही नहीं, और जेनेटिक इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो जो हमारा जो एक तरह से जीन है वो प्रिजर्व रहेगा, ऐसा लोगों को सोचना है। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो इंटरकास्ट मैरिज ना हो, ताकि हमारा ब्लड जो प्योर रहे, ब्लड मिक्सिंग ना हो, ऐसा सोचना है। तो बाबा साहब ने इस चीज़ में ये प्रूव करने की कोशिश की कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी रेस नहीं है जो कि बिल्कुल प्योर हो, क्योंकि बिल्कुल दुनिया के अंदर इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, पूरी दुनिया में इंटरमिक्सिंग हो चुकी है और प्योर रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से बाबा साहब ने बोलकर इस आर्ग्यूमेंट को नलीफाई करने की कोशिश किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा ये ना कास्ट सिस्टम के बचाव के लिए, कास्ट जाति प्रथा के बचाव के लिए इसको एक बायोलॉजिकल रूप दे दिया है कि क्योंकि ब्लड प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए, प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए ही कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ताकि टू प्रिजर्व प्योरिटी ऑफ रेस एंड प्योरिटी ऑफ ब्लड। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो आज जो इथनोलॉजिस्ट हैं, इथनोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट ह्यूमन रेसेस को स्टडी करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट रेसेस की और दूसरी रेसेस से उनमें क्या डिफरेंस है उनका कंपेयर करते हैं, उसको इथनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं कि जो आज इथनोलॉजिस्ट है वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो प्योर रेस है वो दुनिया के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सारी जो रेसेस हैं दुनिया के अंदर वो सारी मिक्सिंग हो चुकी है, मिक्सचर ऑफ ऑल रेसेस। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो मतलब काफ़ी हद तक इंटरमिक्सिंग हो चुकी है रेसेस की। अब देखिए, बाबा साहब यहाँ बोलते हैं कि स्पेशली इंडिया के अंदर काफ़ी इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो इस बात से बाबा साहब ये बात तो जरूर मानते हैं कि इंडिया के अंदर डिफरेंट रेसेस एक टाइम पर एक टाइम पर थी। हाँ, हो सकता है। अब क्वेश्चन ये भी है कि भाई वो इंटरमिक्सिंग कितनी हुई है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है। मिक्सिंग तो हुई है, लेकिन कितनी मिक्सिंग हुई है वो एक क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ पर बाबा साहब खुद मानते हैं कि भाई जो डिफरेंट रेसेस थी इंडिया के अंदर उनमें इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। इसका मतलब बाबा साहब इस चीज को मानते हैं कि एक टाइम पर इंडिया के अंदर डिफरेंट रेसेस थी। और इसके लिए बाबा साहब जो कोट करते हैं मिस्टर D.R. भंडारकर को, जिन्होंने पेपर अपना पब्लिश किया था फॉरेन एलिमेंट्स इन हिंदू पॉपुलेशन, तो उसमें ये बोलते हैं कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसका अंदर ऐसी कोई क्लास या ऐसी कोई कास्ट है ही नहीं जिसमें फॉरेन एलिमेंट ना हो, और प्योरली मान लो बिल्कुल इंडिया का ही हो जो 4-5 हज़ार साल पुराना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर क्लास या कास्ट में कुछ ना कुछ, भाई कहीं ज़्यादा किसी क्लास में या किसी कास्ट में, किसी जाति में ज़्यादा मिक्सिंग हुई है फॉरेन एलिमेंट की, किसी में कम हुई है, ये आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग तो हुई है। और फिर बाबा साहब बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो राजपूत और मराठा है और यहाँ तक कि जो ब्राह्मण है, उनको लगता है कि वो बिल्कुल प्योर ब्लड के हैं, बिल्कुल शुद्ध ब्लड के हैं और उनकी कोई बिल्कुल शुद्ध जाति है, ऐसा उनको मतलब एक भ्रम होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इंटरमिक्सिंग ना हुई हो। इंटरमिक्सिंग हर कास्ट के अंदर हुई है। हाँ, कितनी हुई है दैट कैन बी क्वेश्चनेबल। द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी सेड टू हैव ग्रोन एज। बाबा साहब कहते हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है ये इसलिए नहीं हुआ है कि भाई प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए हुआ हो। द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी सेड टू हैव ग्रोन एज ए मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग द एडमिक्सचर। मतलब इसलिए नहीं हुआ कि रेसेस की इंटरमिक्सिंग ना हो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाबा साहब आगे बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ना, वो तो जब डिफरेंट रेसेस की काफी इंटरमिक्सिंग हो चुकी थी उसके बाद में ये कास्ट सिस्टम बना है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कास्ट सिस्टम केम इनटू बीइंग आफ्टर लॉन्ग आफ्टर द डिफरेंट रेसेस ऑफ इंडिया हैड कमिंगलम इनटू ब्लड एंड कल्चर। तो बाबा साहब यहाँ बोले कि जो जाति प्रथा है वो तो काफी बाद में बनी थी और डिफरेंट रेसेस की इंटरमिक्सिंग इंडिया में हो चुकी थी। इसका मतलब फिर यहाँ पर बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट रेसेस इंडिया के अंदर थी। एक टाइम ऐसा था तब इंडिया के अंदर डिफरेंट रेसेस थी, हाँ, उसके बाद में उनकी इंटरमिक्सिंग हो गई। और कितनी हुई है दैट कैन बी क्वेश्चनेबल, लेकिन उसके बाद में उनकी इंटरमिक्सिंग हुई, उसके बाद में ये कास्ट सिस्टम पैदा हुआ है, ऐसा बाबा साहब यहाँ बोल रहे हैं। तो ये आगे बाबा साहब बोलते हैं कि भाई अगर कोई मानता है कि जो कास्ट है वो हर कास्ट एक डिफरेंट रेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और क्योंकि हर कास्ट को अलग अलग रेस मान के उनके साथ में भेदभाव करना वो बिल्कुल गलत है और फैक्चुअली गलत है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि एग्जांपल्स देते हैं कि व्हाट रेशियल एफिनिटी इज देयर बिटवीन द ब्राह्मण ऑफ द पंजाब एंड द ब्राह्मण ऑफ मद्रास। मतलब जो पंजाब का ब्राह्मण है और मद्रास का ब्राह्मण है उनमें क्या मतलब रेशियल एफिनिटी है ना। और इसी तरह से हम रेशियल एफिनिटी बिटवीन अनटचेबल ऑफ बंगाल एंड अनटचेबल मद्रास। अगर बंगाल का कोई अनटचेबल अछूत जाति का बंदा है तो उसका मद्रास के अछूत जाति के बंदे से क्या रेशियल एफिनिटी है। मतलब बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि जो सेम कम्युनिटीज हैं, मान लो ब्राह्मण है, लेकिन जो कश्मीर का ब्राह्मण है उसका केरल के ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। अगर राजस्थान का ब्राह्मण है तो उसका नॉर्थ ईस्ट के ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। साउथ के मद्रास के ब्राह्मण से राजस्थान के ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से और कास्ट जो भी हैं, जो जैसे एससी हो गई या एसटी हो गई, एससी हो गई स्पेशली अगर, तो जो कश्मीर का अगर एससी है तो उसका रेशियली साउथ के एससी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के एससी का नॉर्थ ईस्ट के एससी से रेशियली कोई लेना देना नहीं है। ये चीज प्रूव करना चाह रहे हैं बाबा साहब, है ना। और बाबा साहब कहते हैं द ब्राह्मण ऑफ द पंजाब इज रेशियली ऑफ द सेम स्टॉक एज द चमार ऑफ पंजाब एंड ब्राह्मण ऑफ मद्रास इज द सेम रेस ऑफ द परिया ऑफ मद्रास। मतलब बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि लोकेशन वाइज अगर पंजाब में जो डिफरेंट कास्ट हैं तो वो रेशियली एक दूसरे के ज्यादा पास होंगी, बजाय कि सेम जाति का बंदा अगर दूसरी स्टेट के अंदर या दूसरी लोकेशन पे रह रहा है तो सेम जाति का होते हुए भी उनमें अंतर होगा। ठीक है, तो द ब्राह्मण द पंजाब इज रेशियली, मतलब जो पंजाब का जो ब्राह्मण है और पंजाब की जो चमार हैं वो रेशियली सेम स्टॉक के हैं, ऐसा बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। और ब्राह्मण ऑफ मद्रास, मद्रास के जो ब्राह्मण हैं वो मद्रास के जो परिया हैं, है ना, उससे सेम स्टॉक में है रेशियली। तो अब एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि ठीक है रेशियली सेम स्टॉक में है अगर लोकेशन वाइज, तो एक टाइम तो ऐसा था जब डिफरेंट रेसेस इंडिया के अंदर थी। अब ये है कि ये जो लोकेशन वाइज बाबा साहब कह रहे हैं कि लोकेशन वाइज रेशियली अंतर है। मतलब जो मान लो पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर डिफरेंट कास्ट है भी, है ना, लेकिन वो रेशियली एक दूसरे की ज्यादा क्लोज हैं, तो उसका रीजन यही है कि वो इंटरमिक्सिंग हुई है। हाँ, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर तो डिफरेंट रेसेस थी, लेकिन वो बाद में इंटरमिक्सिंग हुई है। और क्योंकि इंटरमिक्सिंग हुई है इस कारण से एक तरह से देखा जाए तो जो लोकेशन वाइज ज्यादा अंतर आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग पास में हैं लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पे रह रहे हैं, तो उनके अंदर इंटरमिक्सिंग ज्यादा होगी, बजाय कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जो लोग रह रहे हैं उनसे तो इंटरमिक्सिंग कम होगी ऑब्वियसली। तो कुल मिला के जो बाबा साहब का पॉइंट है वो ये है कि जो रेस वाली जो चीज है इंडिया के अंदर, तो वो ऐसा है कि डिफरेंट कास्ट भी अगर एक लोकेशन पे रह रही हैं तो वो रेशियली एक दूसरे के पास में होंगी। लेट सपोज पंजाब में डिफरेंट कास्ट है तो रेशियली एक दूसरे के ज्यादा पास है। मद्रास के अंदर लोग रह रहे हैं डिफरेंट कास्ट के तो वो एक दूसरे के ज्यादा पास हैं। लेकिन ब्राह्मण पंजाब का और मद्रास का ब्राह्मण वो रेस में एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे, ऐसा बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। और उसका लॉजिक साफ है कि भाई जो पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, तो ऑब्वियस है कि जब साधन ही नहीं थे तो 1000 किलोमीटर जाके लोग क्यों वहां पर संबंध करेंगे जाकर। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपस में उसी लोकेशन पर संबंध कर ले। लेकिन साथ में बाबा साहब ये भी कहना चाह रहे हैं कि इनिशियली तो डिफरेंट रेसेस थी, इस चीज को बाबा साहब भी मान रहे हैं। हाँ, बाद में उनमें रेसेस आपस में मिल गई और आपस में मिल इंटरमिक्सिंग हो गई। अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरमिक्सिंग कितनी हुई है। हाँ, हुई तो है, लेकिन कितनी हुई ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो गई इसलिए जो सेम लोकेशन पर डिफरेंट कास्ट हो रही है वो रेशियली एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर अपन थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक रेशियल डिवीजन है,
तो अगर रेशियल डिवीजन है भी, तो भी अगर रेसेस की अगर इंटरमिक्सिंग होती है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है ना। अगर मान लो इंटरमेरिजेज डिफरेंट कास्ट के बीच में होती है, और कास्ट अगर रेस है, तो अगर डिफरेंट रेसेस के बीच में इंटरमेरिज हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है भाई। जो इंसान है, मनुष्य है, वो एनिमल्स जानवर से डिफरेंट, पशु से डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियस है। साइंस ये मानता है कि जो इंसान और पशु अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जो रेस है वो स्पीसीज, उसको अपन स्पीसीज नहीं मान सकते। ठीक है, मैन और एनिमल्स तो डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन मान लो हम कहें कि भाई जो काउकोशियन है, ठीक है, और इंग्लैंड के काउकोशियन है, कहीं के भी काउकोशियन है, एक रेस है उसका नाम है काउकोशियन, और जो अफ्रीका के निग्रो हैं, तो वो डिफरेंट रेस हैं, इस चीज को मानते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज तो है ना, वो डिफरेंट स्पीसीज तो ना हो गई कि भाई जैसे मानव जाति और जो एनिमल्स हैं वो एक अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जो रेस है वो एक ही स्पीसीज के अंदर सब डिवीजन है, ना कि डिफरेंट स्पीसीज नहीं होगी। और जो डिफरेंट रेस हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग कर सकती हैं, और इंटरमिक्सिंग एक दूसरे से रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली जो मैटिंग कर ठीक है, शादी कर वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं। और जब एक स्पीसीज में जो डिफरेंट रेसेस हैं वो इंटरब्रीड कर सकती हैं, मतलब जो अफ्रीका का मान लो निग्रो है, या कोई चाइनीज है, या कोई इंडियन है, अगर वो अमेरिकन या यूरोपियन किसी के साथ में रिप्रोडक्शन करता है, ब्रीडिंग करता है, सेक्स करता है, मतलब उसको बच्चे पैदा करता है, तो बच्चे पैदा हो सकते हैं क्योंकि वो एक ही स्पीसीज में है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो भी होमोसेपियंस है, जो अफ्रीका में जो इंसान रह रहे हैं, और जो अमेरिका में, यूरोप में जो इंसान रह रहे हैं वो भी होमोसेपियंस हैं, इसलिए वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि बहुत से लोग जो कास्ट सिस्टम है वो इसलिए भी डिफेंस करते हैं कास्ट सिस्टम का, क्योंकि उनको लगता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटी और यूजेनिक्स से आती हैं करेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब आएगी, तो अगर वो सेम रेस की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वैसे ही रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा उनका मानना था। अब ये जो यूजेनिक्स है, यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स एक्चुअली एक मतलब साइंस के अंदर एक ब्रांच मान लो कि इस तरह से था कि भाई जो जिसके अंदर अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन लोगों के अंदर अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन विशेषताओं को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो मतलब अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर अभी 100-150 साल 19वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर ये चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, यूजेनिक्स की भाई जिनके अंदर अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है उनको ही अलाउ होगा बच्चे पैदा करना। अगर मान लो जैसे कोई पागल है, कोई पागल इंसान है, मैड है, तो उसको अलाउ नहीं था कि वो बच्चा पैदा करे, क्योंकि इस बात का खतरा था कि अगर वो पागल है तो उसका होने वाला बच्चा ही पागल ही होगा। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अलावा अगर मान लो किसी में जरा सी भी कोई कमी है तो उसको सरकारी रूप से मतलब वो कहते कि भाई नहीं, ये बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, तो इसको तो स्टेरलाइज कर दो, इसको तो मतलब वो इसका तो ऑपरेशन कर दो ताकि इसके बच्चे ना हो, इस तरह से चीज की जाती थी। लेकिन जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हिटलर ने रेशियल थ्योरी यूज की, आर्यन वाली थ्योरी यूज की कि वो बेस्ट रेस है, और उसमें उस हिटलर ने ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो उसके बाद में ये सब चीजें बंद हो गई। क्योंकि जो हिटलर है उसने मतलब कोई भी चीज टेक्निक है, अगर उसको आप वाइजली ईमानदारी से यूज करते हैं तो वो फ्रूटफुल होती है, लेकिन उसको बिल्कुल गलत जाके यूज कर लेते हैं तब वो गलत हो जाती है। तो क्योंकि हिटलर ने इस यूजेनिक्स को यूज किया एक रेशियल बेस बनाने के लिए, इसलिए उसके बाद में जो यूजेनिक्स है ये इवन यूरोप और अमेरिका के अंदर ही बैन कर दी गई और बंद कर दी गई। बाबा साहब कहते हैं कि अगर ये जो कास्ट सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूजेनिक्स होता है ना, और इसको हम किसी भी चीज मतलब मनुष्य जाति को इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, कोई भी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए इसको अगर हम वाइजली यूज करते हैं तो अच्छा है। लेकिन हम इसको किसी कास्ट सिस्टम जैसी चीज का बेस बना दें कि भाई क्योंकि सेम ब्लड के लोगों में ही अगर मैटिंग होगी, मतलब सेम रेस के लोगों में मैटिंग होगी, तो वो अपनी प्योरिटी मेंटेन करेंगे, इस तरह का अगर दोगलापन वो चीज देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो आपके लिए कॉन्सेप्ट गलत बन जाएगा। और वैसे तो जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि जितनी ज्यादा जेनेटिक इंटरमिक्सिंग होती है उतना ही ज्यादा जो जीन है वो मतलब इम्यून होता जाता है, मतलब जितनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी उतना ही ज्यादा जीन है वो इम्यून होता जाएगा। और शायद यही कारण था कि जो इंडिया में जो गोत्र सिस्टम है कि सेम गोत्रास के अंदर मैरिज नहीं करना, उसका रीजन यही था
कि डिफरेंट जो जीन्स है उनके साथ में इंटरमिक्सिंग हो। तो जब सेम गोत्र के अंदर मैरिज करना अलाउड नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट का, इसी का लॉजिक दिया जाता है कि भाई ताकि डिफरेंट जीन्स के लोगों से मिले और डिफरेंट जो जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक पुल है वो जितना ज्यादा बड़ा बनेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो फिर कास्ट सिस्टम को क्यों इसका बेसिस मान सकते, जेनेटिक्स को अपन कास्ट सिस्टम का बेसिस क्यों मान सकते हैं? ठीक है, फिर तो हमें ऐसी बात होता, फिर तो सेम गोत्रा के अंदर ही मैरिज करनी चाहिए, शादी भी सेम गोत्रा के अंदर करनी चाहिए, ताकि वो जो गोत्र की प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। तो जब गोत्र की प्योरिटी हम मेंटेन नहीं करते और उसके लिए हम ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट और प्योरिटी ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट नहीं देते, तो फिर कास्ट के लिए हम जेनेटिक्स और प्योरिटी ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं? मतलब ये भी एक दोगलापन ही है, मतलब ब्राह्मणों का या हिंदुओं का, कि जब सेम गोत्रा के अंदर मैरिज नहीं करते हैं तो उसको तो वो ये लॉजिक देते हैं कि भाई डिफरेंट गोत्रों के अंदर मैरिज करेंगे तो जेनेटिक पुल है वो बढ़ेगा और बीमार होने के और वो जो बीमारियां सेम गोत्रों में मैरिज करने से जो बीमारियां हो जाती है वो नहीं होंगी। लेकिन जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तब वो कहते हैं कि जो सेम कास्ट में ही शादी करने से प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन रहेगी और आपकी जो रेस है वो मेंटेन रहेगी। मतलब दोगलापन देखो कितना जबरदस्त दोगलापन है। तो आगे बाबा साहब बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम है वो एक नेगेटिव थिंग है, इट मियरली प्रोहिबिट पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट फ्रॉम इट। मतलब ये जो कास्ट सिस्टम है वो एक नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थिंग है और ये डिफरेंट जाति के लोगों को आपस में इंटरमेरिज करने से मतलब रोकता है। अगर मान लो ऐसी बात होती कि भाई क्वालिटीज के बेसिस पर ही उसका शादी करनी चाहिए, तो फिर तो हमें आज जो शादी करते हैं वो कास्ट देखने के बजाय हमें एक मेडिकल कुंडली बनानी चाहिए और जिसकी मेडिकल कुंडली सबसे ज्यादा बढ़िया है उनको आपस में शादी करनी चाहिए। अगर हम साइंस को ही बेसिस बनाना चाहते हैं कि भाई जो उन्हीं से शादी करें जिसकी मतलब अच्छी जीन्स हो या अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो फिर हमें एक इस कास्ट सिस्टम को ना मानते हुए एक मेडिकल कुंडली का कंसेप्ट लाना चाहिए और हम शादी करने से पहले एक दूसरे की मेडिकल कुंडली को मिलाएं, है ना, और जिसकी मेडिकल कुंडली ज्यादा से ज्यादा मैच कर जाए उसको एक फैक्टर मानते हुए ही शादी के लिए आगे प्रोसीड करें, बजाय कि जाति को माने। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि अगर जो कास्ट है वो जाति है वो यूजेनिक इन ओरिजिन है। यूजेनिक इन ओरिजिन का मतलब हुआ कि इसलिए है क्योंकि जो रेस की प्योरिटी मेंटेन की जा सके, तो फिर जो सब कास्ट है वो भी यूजेनिक होनी चाहिए। ठीक है, जब कास्ट यूजेनिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए है तो फिर जो सब कास्ट है वो भी यूजेनिक इन ओरिजिन होनी चाहिए। जैसे मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में अलग अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, सब कास्ट है ब्राह्मण की, तो अगर जो कास्ट है वो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए है तो जो उपजातियां हैं ब्राह्मणों की वो भी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन क्या हम इस चीज को मान सकते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ सब कास्ट यूजेनिक है? कोई इस चीज को मानेगा ही नहीं कि भाई जो सब कास्ट का ओरिजिन है वो भी रेस वाला है। मतलब जो कास्ट है उसके ओरिजिन को तो रेस वाला मान लेंगे कि रेस के ओरिजिन है, लेकिन जो सब कास्ट है उसका ओरिजिन रेस नहीं मानेंगे, उसको तो जस्ट कास्ट का एक सब डिविजन मान लेंगे। ये यहाँ बाबा साहब ने बोला है कि इफ कास्ट मीन्स रेस देन डिफरेंसेस ऑफ सब कास्ट कैन नॉट मीन डिफरेंस ऑफ रेस बिकॉज सब कास्ट बिकम एक्स हाइपोथेसिस सब डिवीजन। मतलब उसको तो आपने एक हाइपोथेटिकली मान लिया कि जो सब कास्ट है वो सब डिविजन्स ऑफ सेम कास्ट या सेम रेस है, और जो कास्ट है उनको अलग कास्ट रेस मान रहे हो और जो सब कास्ट है उनको एक ही कास्ट का सब डिवीजन मान रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा मतलब दोगलापन क्यों? तो इस तरह से बाबा साहब इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि अगर जो सब कास्ट है वो यूजेनिक इन ओरिजिन नहीं है तो फिर जो कास्ट है वो भी यूजेनिक इन ओरिजिन नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर जो सब कास्ट है, उपजातियां हैं, उनका आधार अगर रेस नहीं है, उनका आधार अगर नस्ल नहीं है, तो जातियों का आधार भी नस्ल नहीं हो सकती। ऐसा बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। आगे बाबा साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि जो कास्ट इंटर मैरिज हैं उससे कास्ट का जो प्योरिटी है वो खतरे में पड़ती है, तो फिर जो इंटर डाइनिंग है, साथ में खाना खाना है, उसको क्यों अलाउ नहीं करा? भाई साथ में खाना खाने से तो ना ब्लड इन्फेक्ट होता है, साथ में खाना खाने से तो ब्लड इन्फेक्ट नहीं होता। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि भैया ये जो जाति है वो मतलब रेस की प्योरिटी के बजाय सामाजिक जो खुद की प्रतिष्ठा है उसको बनाने के लिए ज्यादा की गई है। दिस शोज दैट कास्ट हैज नो साइंटिफिक ओरिजिन। कास्ट का कोई साइंटिफिक ओरिजिन नहीं है, और जो भी लोग कास्ट को साइंटिफिक ओरिजिन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब अनसाइंटिफिक है, वो बिल्कुल साइंस से एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं।
अंत में जाकर बाबा साहब इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को बताते हैं कि ये कास्ट सिस्टम की वजह से, क्योंकि जो डिफरेंट लोग हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई, और क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई इस कारण से उनका एक तरह से देखा जाए तो जो इम्यूनिटी इंटरमिक्सिंग करने से, जीन्स की जो इम्यूनिटी इंटरमिक्सिंग करने से बढ़ती है, इंटरमिक्सिंग होने से जो जेनेटिक पुल बढ़ता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेमिना, जो आगे की जो नस्ल आती है, आगे के जो लोग पैदा होते हैं वो काफ़ी उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो इस कास्ट सिस्टम की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि दे आर ए हिंदूज के लिए बोल रहे हैं कि हिंदूज दे आर ए रेस ऑफ पिग्मीज एंड ड्राफ्ट्स, मतलब नाटे कद के लोगों का झुंड बन गया है एक तरह से, ठीक है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्टेमिना नहीं है। और अगर हिंदुओं में से बात की जाए तो 10 में से 9 तो अनफिट हो जाएंगे आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए 10 में से 9 तो अनफिट हो जाएंगे। दिस शोज दैट द कास्ट सिस्टम डज नॉट एम्बॉडी द यूजनेस ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, इट इज ए सोशल सिस्टम विच एम्बॉडीज द एरोगेंस। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और ये एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक एक सिस्टम बना रखा है। सिर्फ और सिर्फ जो जातियां, ऊंची जातियां हैं, उन्होंने अपने मतलब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मेंटेन करने के लिए, भैया हम ऊंचे हैं, उस तरह से अपना खुद की एरोगेंस और सेल्फिशनेस को खुद के स्वार्थ को मेंटेन करने के लिए इस कास्ट सिस्टम को मेंटेन कर रखा है। और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि भाई कास्ट को अगर मेंटेन करेंगे तो जो लोग पैदा होंगे सेम कास्ट के अंदर वो ज़्यादा पावरफुल होंगे या ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, बाबा साहब ने जो इस चैप्टर के अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि भाई जो जाति प्रथा है वो एक तरह से जो हमारे इंडियन लोग हैं, इंडियन सोसाइटी है, उसके लिए बायोलॉजिकली भी खतरा है, क्योंकि जाति प्रथा के होने से लोगों में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, वो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर रहे हैं। तो उससे हो रहा क्या है कि वो सेम कास्ट के अंदर शादी कर रहे हैं, तो वही जीन्स बार बार में रिपीट हो रहे हैं, जीन्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जीन्स जेनेटिक पुल जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जेनेटिक पुल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही वो मतलब इंसान मतलब डिफरेंट वायरस के प्रति इम्यून होगा, और जितना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होती है डिफरेंट लोगों की उतना ही ज़्यादा आगे की जो नस्ल पैदा होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इनकी यही हिंदुओं की यही एरोगेंस के कारण से चलते हुए जो हिंदू लोग हैं उनमें मतलब वो कम स्ट्रांग हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब मिलिट्री के लिए अनफिट हो जाते हैं। तो कुल मिला के बाबा साहब ने इसमें जो लोग कास्ट सिस्टम के अंदर भी साइंस को लेके आ जाते हैं कि भाई जो कास्ट सिस्टम है उसका तो बेसिस साइंस है, विज्ञान के आधार पे बना हुआ है कास्ट सिस्टम, उसको बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल नलीफाई करते हैं और विथ लॉजिक्स एंड प्रूफ्स इस बात को साबित कर देते हैं कि कास्ट सिस्टम का आधार वैज्ञानिक आधार नहीं है बल्कि सामाजिक आधार है। इतिहास के अंदर जो लोग मतलब युद्ध जीत गए थे या जो लोग राजा थे और जो लोग समाज के ऊपर ऊंची जाति ऊपर के लोग थे, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को बनाया ताकि जो नीचे के लोग हैं उनका शोषण किया जा सके और वो खुद काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जी सके और बाकी जो नीचे के लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो सके। इस कारण से उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया लोगों ने, और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर बोला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो चीज़ इसमें समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।